हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आजकल हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है कॉमर्स और मैनेजमेंट का, उसमें पेपर 1 में ही नहीं बल्कि पेपर 2 के अंदर भी पैसेजेस पूछे जाते हैं। और जून 2025 के पेपर में जो पैसेजेस पूछे गए थे वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए फटाफट से अपने सवालों को डिस्कस करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी अपकमिंग यूजीसी नेट दिसंबर 25 और जून 26 कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं जी। इन कोर्सेज का डेमो और प्रीव्यू आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज है। इस पैसेज को हमें रीड करना है और अपने जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको फिर आंसर करने की कोशिश करनी है। तो फटाफट से पैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं। A mid-sized IT firm in India is facing multiple HR challenges as it expands. The company recently hired 200 employees but is struggling with high attrition, lack of structured training program, and a weak performance appraisal system. Employees often feel overworked and underappreciated, leading to low engagement and motivation. The HR manager Priya wants to improve HR practices by implementing a structured performance appraisal system, launching employee wellness program and using HR technology for recruitment. However, she faces resistance from senior management who thinks those initiatives will increase the cost without direct financial benefits. अब ये तो पूरी एक कहानी चल पड़ी है। कहानी कुछ ऐसे चल रही है कि एचआर मैनेजर प्रिया है, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा करना चाह रही है बट सीनियर मैनेजमेंट को पसंद नहीं है। Additionally, employee feedback indicates dissatisfaction with work-life balance and unclear career progression. Some employees also feel that promotions are biased and the company is lacking a proper succession plan. Priya is considering introducing flexible work arrangements, setting up leadership development program, and adopting AI-driven HR analytics to improve decision making. However, she needs to convince top management of the long-term benefits of these changes. तो हमने फटाफट से एक बार पैसेज को रीड कर लिया, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है जी। अब बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। अगर लगा बीच में पैसेज पे दोबारा आना चाहिए तो आप दोबारा से नजर भी डाल सकते हैं। Priya needs to address employee dissatisfaction with career progression। तो कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर हमने पैसेज में पढ़ा कि डिससेटिस्फेक्शन है, उसको लेकर उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। encouraging employee to find new jobs। अरे बाप रे, ये तो कह रहे कि एम्प्लॉय को कहो कि यहां से जाओ, बाहर नया काम ढूंढो। reducing training budget। अरे बजट कम कर दिया तो और दिक्कतें हो सकती है। कंडक्टिंग स्किल गैप एनालिसिस एंड क्रिएटिंग कैरियर डेवलपमेंट प्लान। अब देखो, कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड है, उनको लग रहा है कैरियर में ग्रो नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको उनकी कैरियर की डेवलपमेंट के लिए उनके गैप का एनालिसिस करना चाहिए कि कौन से स्किल्स चाहिए, और फिर आपको कैरियर डेवलपमेंट का प्लान बनाना चाहिए। यही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। ऑप्शन 4 तो और भी खतरनाक है, प्रमोटिंग ओनली सीनियर एम्प्लॉय। ये तो फिर और डिससेटिस्फेक्शन को बढ़ाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा होगा। If Priya wants to use HR analytics to predict labor turnover, what data should she analyze? अब HR एनालिटिक्स का वो इस्तेमाल करना चाहती है लेबर टर्नओवर के लिए। अब कौन से डाटा का इस्तेमाल किया जाए? एम्प्लॉइज सोशल मीडिया एंगेजमेंट, एक एम्प्लॉय कितना फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता है, क्या ये देखना चाहिए? एट्रीशन ट्रेंड्स एंड एग्जिट इंटरव्यू फीडबैक, एट्रीशन कितने हो रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लोग छोड़कर कितने जा रहे हैं, और अगर आप एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें क्या कारण देखने को मिल रहा है? नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम या नंबर ऑफ लीव्स टेकन बाय द एम्प्लॉय। तो लेबर टर्नओवर बेसिकली यही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कितने लंबे समय तक टिकते हैं, कितना जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको एट्रीशन ट्रेंड्स ही तो देखने होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा। Which strategy would be most effective in retaining employees and reducing the attrition rate? कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी? मेकिंग द रेजिग्नेशन प्रोसेस मोर डिफिकल्ट। अरे बाप रे, कैसी बातें हो रही हैं कि रिजाइन ही ना करने दो उनको। इंक्रीजिंग वर्कलोड, अरे बाप रे, वर्कलोड बढ़ा देंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। ऑफरिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, उनको कहें वॉलंटरी अपने घर चले जाओ। तो फिर घर चले गए तो रिटेन कैसे किया हमने? ऑफरिंग इंक्रीमेंट्स इन कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो आप इंक्रीमेंट और कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दो तो आपके एम्प्लॉय यहीं टिके रहेंगे, नहीं छोड़कर जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहां पे बनेगा।
which HR strategy can help to develop future leaders in the organization? अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें फ्यूचर लीडर्स चाहिए, अब उसके लिए क्या एचआर स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए? इंप्लीमेंटिंग इंटेंसिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, एक बार आगे भी देख लेते हैं. हायरिंग ओनली एक्सटर्नल कैंडिडेट्स फॉर लीडरशिप रोल, तो एक्सटर्नल लीडर्स अगर आप लेकर आ रहे हो तो फिर डेवलपमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता. इंप्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, तो परफॉर्मेंस से बोनस को लिंक कर दिया जाए, ये बेसिकली आपका परफॉर्मेंस को लेकर हो गया, फ्यूचर लीडरशिप से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है. प्रमोटिंग एम्प्लॉयज ऑन सीनियोरिटी बेसिस, कि सीनियोरिटी बेसिस पे ही एम्प्लॉयज को प्रमोट करो, तो जरूरी नहीं है कि उससे आपको बेहतरीन लीडर फ्यूचर में मिल जाएंगे. बेहतर लीडर के लिए तो आपको एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो फ्यूचर के लीडरशिप रोल्स को निभा सके, और इसीलिए बेस्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा. To convince senior management about HR investments, Priya should highlight. अब सीनियर मैनेजमेंट तो मान नहीं रही थी एचआर इन्वेस्टमेंट करने से, तो प्रिया को क्या हाईलाइट करना चाहिए सीनियर मैनेजमेंट को? नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड, पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द कस्टमर, फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ एचआर इनिशिएटिव्स ऑन बिजनेस ग्रोथ, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड. देखो सीनियर मैनेजमेंट को तो ग्रोथ चाहिए, उनको बिजनेस बढ़ाना है, उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो प्रिया अगर उनको हाईलाइट करे कि एचआर इनिशिएटिव्स का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है, बिजनेस ग्रो कैसे कर रहा है, तो इससे सीनियर मैनेजमेंट कन्विंस हो सकती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा. चलिए तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब एक और पैसेज है, उसको रीड करते हैं फटाफट से. A large real estate company in India is facing challenges in raising funds for expansion. एक इंडिया में रियल एस्टेट कंपनी है जिसको फंड्स चाहिए फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए. Despite solid track record, the company is struggling to attract investors due to increasing concern about liquidity in the financial market. अब investors मिल नहीं रहे हैं. The company has earlier relied on bank loans and debt instruments for financing, but now looking for other funding option. देखो कंपनी पहले बैंक लोन वगैरह ले चुकी है, बट अभी उसे और फंडिंग ऑप्शंस चाहिए. सारा पैसा बैंक लोन से नहीं ले सकते, डाइवर्सिफाई करना जरूरी है. CFO of the company is evaluating different options such as corporate bonds, private equity, public deposit, and securitization to raise capital. He is also looking at the evolving role of financial institutions such as investment banks, development banks, and insurance companies in providing finance. However, he is concerned about the volatility of the stock market and the risk of inflation affecting the company's future cash flow. अब वो नए avenues ढूंढ रहा है, but उसे डर भी लग रहा है. To address these challenges, company plans to consult with financial advisors and explore new avenues of funding, including green bonds and venture capital. The CFO must navigate the complex world of financial markets to ensure that the company secures the right funding at the right cost. तो भैया कंपनी का सीएफओ बड़ी दुविधा में है, उसे फंड्स चाहिए. अब बहुत सारे सोर्सेज का जिक्र यहाँ पे हो चुका है, अब कैसे कौन सा सेलेक्ट होगा वो उसे डिसाइड करना है. फिलहाल हमारे लिए तो सवाल है जो हमें अटेम्प्ट करने हैं. चलिए सवाल है जी यहाँ पर, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू वेंचर कैपिटल. अब वेंचर कैपिटल से अगर आप पैसा रेज करते हो तो क्या फायदा मिलेगा? अवॉइड गिविंग अप ओनरशिप और कंट्रोल. अब देखो जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आएगा वो कंपनी में कुछ हिस्सेदारी तो लेगा. टू एक्सेस एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस फॉर द फ्रॉम द इन्वेस्टर. अब जो वेंचर कैपिटलिस्ट आता है आपके पास, वो आपको गाइडेंस भी देता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे और ग्रो कर सकते हो. एक्सपर्टीज आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलती है, एक फायदा यहाँ पे आपको मिलता है. तो सेकंड नंबर ऑप्शन फिलहाल हमें सही लग रहा है. टू गेट द फंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, टू गेट अ लो कॉस्ट फंडिंग. तो मेन एडवांटेज तो हमारे पास एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस का ही है जो हमें मिल जाती है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से, और उससे हम अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं. तो सेकंड ऑप्शन आंसर यहाँ पे बनेगा. What would be the main concern for a company if it has to issue green bonds for financing? अब देखो बॉन्ड्स तो आपको पता होंगे, अब बॉन्ड्स के अंदर हमारे पास आ गए ग्रीन बॉन्ड्स. अब ग्रीन बॉन्ड्स वो होंगे जिसका पैसा कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों में लगने वाला है, ग्रीन चीजों में लगने वाला है ना. तो एक नया मार्केट है यहाँ पर, इसको अगर कंपनी यूज करना चाहे तो उसमें क्या मेन कंसर्न रहेगा? हाई इंटरेस्ट रेट, less repayment period, limited investor demand due to niche market, government restriction.
अब देखो जी, ये जो ग्रीन बॉन्ड्स का मार्केट है इंडिया में बहुत ही नया है, बहुत ही नीश मार्केट है, अभी इतना पॉपुलर नहीं है, तो इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टर की डिमांड भी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि नीश मार्केट है, बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट है। अगर आप एक यूजुअल बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो उसमें काफी लोग शायद इन्वेस्ट कर ले, बट ग्रीन बॉन्ड एक बहुत ही स्पेसिफिक नैरो मार्केट हो गई, इसमें अभी उतनी आपको डिमांड देखने को शायद ना मिले, और इसीलिए कंपनी का मेन कंसर्न यही होगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। The company is considering corporate bonds as a funding option. अब कंपनी कह रही है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे फंडिंग ले लेते हैं। व्हाट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ अ बॉन्ड? अब बॉन्ड इशू करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कौन सा फैक्टर कंपनी को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करेगा या इफेक्ट करेगा? द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय द कंपनी। अब ध्यान रखना है आपने, मोस्ट लाइकली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट किसका आएगा इंटरेस्ट रेट पे? इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड, लेवल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो, वैसे तो कहीं ना कहीं सारी चीजों का आप इंटरेस्ट से जोड़ सकते हो, बट प्राइमरीली आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, बॉन्ड्स कितने रेट पे आप इशू कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। तो क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो आप कम इंटरेस्ट पे भी बॉन्ड इशू करोगे, सब ले लेंगे, बट अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना ही पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन द इकोनॉमी? तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उनका मुख्य काम क्या है? फैसिलिटेटिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हाँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ही तो खरीदा बेचा जाता है, तो यही तो काम होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। एक बार आगे के पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। ऑफरिंग फाइनेंशियल एडवाइस टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, प्रोवाइडिंग लोन विदाउट कोलेटरल, इंक्रीजिंग रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट। तो क्लियरली प्राइमरी फंक्शन तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए, तो अगला सवाल है जी, इन अ वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट हाउ द कंपनी कैन रिड्यूस फाइनेंसिंग रिस्क व्हेन रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी? तो उस पैसेज में बोला हुआ था स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल चल रही है और कंपनी को रिस्क भी लग रहा है कि फंड्स अगर इक्विटी से रेज करते हैं तो उस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इशू शेयर्स ओनली व्हेन द मार्केट इज एट इट्स पीक। तो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, कभी ऊपर कभी नीचे जा रही है, तो या तो वेट किया जाए कि कब ऊपर जाएगी। रेज फंड्स थ्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ओनली, शेयर मार्केट को भूल ही जाओ, केवल लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का ही इस्तेमाल करो। रिड्यूस डिविडेंड पे आउट टू इंक्रीज इंटरनल फंड्स, तो डिविडेंड पे आउट कम कर दो और इंटरनल फंड्स का ही इस्तेमाल करो। डाइवर्सिफाई सोर्स ऑफ फंड्स बाय कंबाइनिंग डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। देखो जी, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिस्की लग रही है तो सारा फंड स्टॉक मार्केट से रेस मत करो, आप डाइवर्सिफाई कर लो अपने सोर्स ऑफ फंड्स को, आप डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल कर लो। तो ये एक बेस्ट चॉइस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा, या फिर मैं कहूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा, क्योंकि बाकी आंसर्स भी काफी क्लोज यहाँ पे लग रहे हैं और डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आप सोच रहे होगे, उस तरीके से आपने आंसर लगाया होगा। तो काफी क्लोज से ऑप्शंस हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, बट बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पे रहेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज है, इस पैसेज को रीड करना है और फिर जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। पैसेज आपको कह रहा है, टेरेसा वर्कड एज अ केयर गिवर फॉर इयर्स एंड व्हेन हर हस्बैंड पास्ड अवे शी वाज कंप्लीटली लॉस्ट। Fighting grief and housing instability, she turned into a junior assistant cum typist at a university. She initially felt shame, wondering if she was worth anything. One day, her section officer made her as a custodian for people and places. After that, she felt noticed and appreciated and so began 18 rewarding years in a position. तो पहले बहुत ही बिखरी हुई थी, बट बाद में उसको सेक्शन ऑफिसर ने कस्टोडियन बना दिया पीपल एंड प्लेसेस का, तो फिर बहुत खुशी उसे हुई। दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ मैटरिंग, द फीलिंग ऑफ बीइंग वैल्यूड एंड recognition creates value. It's even more deeper than belonging and is critical to motivation, mental well-being and retention. But currently many employees feel invisible and undervalued, which leads to disengagement, burnout and low morale. In spite of investments in the workplace, a mentoring deficit persists because mentoring is constructed through everyday human interaction, not perks or policies.
To engage mentoring, leaders need to look and listen to their teams, notice difficulties, listen and ask substantive questions. Compassionate acts and follow-ups create trust. Affirming people's strengths, narratives, and purpose reinforce their distinct value. Sharing impact stories such as how JACT made spaces joyful move the purpose deeper. Individuals also believe that they matter when they see how small efforts relate to larger goals, such as NASA employees connecting what they do to landing a man on moon. Essentially, building a culture of mentoring means leaders to consistently demonstrate to people they are noticed, heard, valued, and required. It's easy to talk about it in theory, but not common practice, but revolutionary when it is executed correctly. तो फटाफट से हमने इस बार इस पैसेज को ना रीड आउट कर लिया है, और अब इस पैसेज के बाद जो क्वेश्चंस है उन पे एक बार बढ़ जाते हैं. बीच में कहीं लगा पैसेज की हेल्प लेनी चाहिए तो फिर आप पैसेज पे वापस आके उसे एक बार दोबारा से गो थ्रू कर सकते हो. चलिए, तो सवाल है जी, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू मैटरिंग इन द वर्क प्लेस. तो मैटरिंग का मतलब बेसिकली ये है कि आपके एम्प्लॉयज को लगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर करते हैं. तो आप ऐसा उन्हें कैसे एहसास दिला सकते हैं, कैसे बिलीव करवा सकते हैं. एक्ट्स ऑफ कंपेशन, पर्सनल कनेक्शन, पर्क्स एंड पॉलिसीज, डेली ह्यूमन इंटरेक्शन या फिर फील कंपटीशन. अब क्लियरली पैसेज में लिखा हुआ है भैया पर्क्स और पॉलिसीज से ये मैटरिंग नहीं आता. कंपेशन, कनेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन इनसे आएगा, कंपटीशन से भी नहीं आएगा. ए, बी और डी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा. व्हाट डज द टर्म मैटरिंग मीन इन द पैसेज. तो मैटरिंग का क्या मतलब है. डूइंग योर जॉब वेल, फॉलोइंग रूल्स, कंपीटिंग विद अदर्स, फीलिंग वैल्यूड एंड नोइंग यू एड वैल्यू. तो मैटरिंग का यही मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर करते हैं, यू फील वैल्यूड एंड नो यू एड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. Which of the following are least effective in producing a sense of mattering. इनमें से कौन से जो हैं मैटरिंग लेकर तो आएंगे बट इतने इफेक्टिव नहीं होंगे. लोगों को लगेगा तो सही कि मैटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट. तो हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट आप किसी को दे रहे हो तो उसे लगेगा तो सही ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर कर रहा है, बट इतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आपको पैसेज में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पर्क्स पॉलिसी से ज्यादा आपको दूसरी चीजों पे ध्यान देना है. चेंजिंग यूनिफॉर्म, किसी की यूनिफॉर्म चेंज करवा देना और बेहतर बनवा देना, तो हाँ इफेक्टिव हो सकता है बट इतना इफेक्टिव नहीं होगा. लीस्ट इफेक्टिव वाली कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हो. सेलिब्रेटिंग बर्थडे, अगर आप किसी का बर्थडे मनाओगे तो उसे लगेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर करता है, ये तो अच्छा खासा इफेक्टिव है. इग्नोरिंग जेसीटी सजेशन, किसी के सजेशन को इग्नोर कर रहे हो तो ये तो इफेक्टिवनेस से बाहर ही हो जाना चाहिए. अब इसे फिलहाल स्किप करते हैं. वीकली डिपार्टमेंट मीटिंग, अगर वीकली आप डिपार्टमेंट की मीटिंग्स करा रहे हो, सब लोगों से उनके सजेशन वगैरह पूछ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उनको सेंस दिलाएगा कि वो मैटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो सबसे कम इफेक्टिव वाले कौन से हैं. देखो ए और बी वाले, ए वाला तो मेरे को लग रहा है पक्का से ये इफेक्टिव वाले में नहीं आएगा, और बी वाला भी इतना इफेक्टिव नहीं है. सी और ई वाले तो इफेक्टिव लग रहे हैं. ए एंड बी ओनली हमारा आंसर यहाँ पे बन सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है. Which of the following statement is not supported by the passage? Individuals remain longer in the work environment where they feel mattering. तो जहां पे आपको लग रहा है आप मैटर करते हो, आप वहां ज्यादा टिकोगे, ये तो सही लग रहा है. पर्क्स अलोन कैन इंश्योर इमोशनल कनेक्शन. देखो पर्क्स अकेले से आपका इमोशनल कनेक्शन इंश्योर करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है, और पैसेज में भी लिखा हुआ है कि यार पर्क्स और पॉलिसी से नहीं, आपको और चीजों से मैटरिंग को प्रमोट करना है, तो इसे फिलहाल स्किप करते हैं. Seeing and hearing employees can create profound trust. तो आप एम्प्लॉइज को देखो, उनकी बातें सुनो, उससे ट्रस्ट यहां पे बढ़ेगा. मैटरिंग स्टेम्स फ्रॉम ह्यूमन इंटरेक्शंस रेदर देन पॉलिसी, ये भी बिल्कुल सही है. तो सेकंड वाला ही बनेगा हमारा आंसर कि इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. व्हाट लीडरशिप बिहेवियर मोस्ट डायरेक्टली फॉस्टर मैटरिंग इन द लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो कैसा लीडरशिप बिहेवियर सबसे बेहतर रहेगा. Awarding employees publicly during ceremonies, setting regular one-on-one feedback sessions, continuously affirming employees' purpose and distinctness within the daily task, awarding annual bonus based on company profitability. अब देखो जी, आप सारे ऑप्शंस को एक बार रीड करोगे तो आपको वैसे तो कहीं ना कहीं फील होगा कि यार ये सब चीजों से कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉइज को मैटर तो फील करवा सकते हो, बट कौन सा सबसे ज्यादा डायरेक्टली लॉन्ग टर्म में आपकी मदद करेगा.
देखो अवार्ड वगैरह हर किसी को तो देना पॉसिबल नहीं है, और वन ऑन वन फीडबैक सेशन आप रेगुलरली कर सकते हो, बट इससे बेटर कुछ और चीज भी यहाँ पे क्या हो सकती है वो हमें देखना है। एनुअल बोनस तो साल के बाद हो गया, तो ये रेगुलर चीज नहीं हुआ, तो प्रॉफिटेबिलिटी और एनुअल बोनस तो ये बातें मैटरिंग से जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद 2 और 3 में, बट आप मानेंगे कि 3 ज्यादा बेहतर है कि आप कंटिन्यूसली एम्प्लॉय के पर्पस को अफर्म कर रहे हो कि उसका जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ जुड़ा हुआ है, उसका काम बाकियों से अलग है, और वो काम नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो अगर आप इस तरीके से एम्प्लॉय को फील कराएंगे तो वो डेफिनेटली वैल्यूड फील करेगा, मैटर्ड फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज है, इस पैसेज को रीड करते हैं और फिर बढ़ेंगे जी हमारे सवालों की तरफ। तो फटाफट से रीड करते हैं। One of the numerous executive orders of the president aims to achieve global price parity for prescription drugs sold in country X. This move offers hope to many citizens burdened by the healthcare cost. Enforcing this rule in practice might be challenging because it might entail into import-export rules that do not align with the existing legislation of country X. तो मेडिसिन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कुछ पैसेज है ये। Similar to the president's previous attempts to lower drug prices during his first term, this move could also encounter legal challenges. However, the government can take some action against large pharmaceutical companies commonly referred to as big pharma by encouraging less expensive generic drugs and putting an end to unfair practices that delay their release. Perhaps the country X pharmaceutical companies have not yet responded negatively to it because the new order has a little effect on their profits. तो जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं उनका भी जिक्र किया जा रहा है कि अब हम चाहते हैं कि जेनरिक ड्रग्स को बढ़ावा दिया जाए। जो आपके ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं वो शायद कई बार महंगे होते हैं और सभी लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते, बट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो अभी इसके नेगेटिव नहीं है, अभी इसके इतना अगेंस्ट नहीं जा रही हैं, क्योंकि उनको अभी लग रहा है कि इससे प्रॉफिट पे ज्यादा इफेक्ट आने वाला नहीं है। अब आई बारी इंडिया की। Majority of the Indian pharmaceutical exports to country X fall into the low profit generic drugs market, which is less vulnerable to president's regulations of country X. तो इंडिया अभी जो है ना जेनरिक ड्रग्स जो है भेजता है उस कंट्री में। Indian businesses might not receive preferential treatment for their branded medicines, as the country X might prefer to purchase them for developed countries like Germany, UK और France. तो इंडिया वाले जो हैं वो भी वहां पे अपने जेनरिक मेडिसिन भेजते हैं, बट हो सकता है कि फ्यूचर में जो कंट्री एक्स है वो दूसरी कंट्रीज की जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनको प्रेफरेंस देना शुरू कर दे। एडिशनली, एज एविडेंस्ड बाय ट्रेड नेगोशिएशन विद चाइना, the country X views pharmaceuticals as a sensitive area and might continue imposing special import duties on them. तो उसकी चाइना के साथ भी नेगोशिएशन चल रही हैं। Generic medications from India are currently free from import duties in the country X. However, it might now insist on the same tariff-free treatment for its own pharmaceutical exports to India. Meanwhile, India has established a solid international reputation as a supplier of affordable medication. It can bargain for better trade conditions based on this. तो ये पैसेज है, आइए फटाफट से अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। What conclusion can be drawn regarding the present position of country X pharmaceutical industry with regard to the executive order? तो ये जो executive order आया है इसके कॉन्टेक्स्ट में अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कंट्री एक्स की है उसका क्या प्रेजेंट पोजीशन है वो आपसे पूछ रहे हैं। एक्टिवली इंकरेजिंग, indifferent as their margins remain ineffective, strongly opposed, already implementing it. तो हमने देखा पैसेज में क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी कंट्री एक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इतना कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया नेगेटिवली, क्योंकि उनको लग रहा है प्रॉफिट पे कोई ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं। तो अभी हम कह सकते हैं कि वो इनडिफरेंट है एज देयर मार्जिन रिमेन अनइफेक्टेड। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए यहाँ पे मैथ्स द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखे हैं। लिस्ट 1 में कंट्रीज हैं, इंडिया, जर्मनी, चाइना और कंट्री एक्स है, और लिस्ट 2 में इनका रोल है। इंडिया का रोल क्या है, फटाफट से पकड़ेंगे। इंडिया का रोल है इनएक्सपेंसिव जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ये ऑलरेडी पैसेज में कई बार लिखा हुआ है, तो ए को तो 3 से मैच कर सकते हैं, और 2 और 3 में से ही आपका आंसर बनेगा। 1 और 4 को तो काट दीजिए। अब आपके पास आ रहा है जर्मनी और फिर चाइना और फिर कंट्री एक्स। तो जर्मनी की अगर हम बात करें तो इसका नाम आ रहा था जब ब्रांडेड मेडिसिन की बात चल रही थी कि अब कंट्री एक्स शायद इनसे ब्रांडेड मेडिसिन लेना प्रेफर करे, तो बी को 1 से मैच करना चाहिए।
चाइना के साथ कुछ ट्रेड नेगोशिएशन चल रही थी, टेकिंग पार्ट इन फार्मास्यूटिकल डिस्कशन अबाउट टेरिफ, और कंट्री एक्स जो है वो बेसिकली अपने जो ड्रग्स के कॉस्ट है उसको रेगुलेट करना चाह रही है, तो ये आपका 2 से मैच होगा। सो करेक्ट मैचिंग इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन जेनरिक्स फॉर द अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इन द कंट्री एक्स। तो कंट्री एक्स के लिए हमारा जो इंडियन जेनरिक्स है उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये पूछा जा रहा है। दे आर लेस एक्सपेंसिव, तो बिल्कुल जी लेस एक्सपेंसिव है हमारे इंडिया के ड्रग्स, अफोर्डेबल बनाते हैं। कंट्री एक्स इंपोर्ट ड्यूटीज डू नॉट अप्लाई टू देम, तो बिल्कुल अभी हमारी ड्यूटीज नहीं लग रही हैं। दे आर मेनली यूज टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, तो इसको लेकर हमें कुछ पैसेज में देखने को नहीं मिला, तो इसे छोड़ते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू लोअर ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट, तो बिल्कुल सस्ते हैं तो कॉस्ट कम होगी। दे सर्व एज ऑल्टरनेटिव टू ब्रांडेड ड्रग, हाँ तो अभी इनका इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि एज एन ऑल्टरनेट ये चल रहा है, बट हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके ड्रग्स को भी इस्तेमाल किया जाए, तो हाँ हिंट मिल रहा है कि यार ऑल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल तो हो रहे हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस वाला एंगल कहीं पैसेज में क्लियरली देखने को नहीं मिल रहा है, तो ए बी डी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे बनेगा। चलिए, which of the following statement is correct as per the paragraph? Country X attempted to restrict supply of drugs from China and avoiding negotiations with it. ये तो गलत है क्योंकि negotiation तो चल रहे हैं। President had never attempted to lower drug prices in country X. ये भी गलत है क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है कि पिछली टर्म में भी उन्होंने ऐसा कुछ किया था। India being a supplier of affordable medicines can bargain its trade condition. ये बिल्कुल सही है, पैसेज के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया की अच्छी रेपुटेशन है और इसीलिए इंडिया बार्गेन कर सकता है बेटर ट्रेड कंडीशंस के लिए, तो ये वाला बिल्कुल सही होने वाला है। और फोर्थ है, कंट्री एक्स इज करंटली इंपोजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन जेनरिक मेडिसिन फ्रॉम इंडिया, ये भी आपका क्लियरली गलत है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सवाल है जी, व्हाट इज द सेंट्रल आयरनी इन प्रेसिडेंट्स पुश फॉर ड्रग प्राइस इन द कंट्री एक्स। तो आयरनी का मतलब आप समझते हो, आयरनी का मतलब कुछ उल्टा हो रहा है कि प्रेसिडेंट कह कुछ रहे हैं बट कर कुछ रहे हैं, या फिर हो कुछ और रहा है और वो कहने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं, तो कुछ हमें यहाँ पे ऑपोजिट सा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी एन आयरनी। इट बेनिफिट्स ओनली नॉन कंट्री एक्स कंपनीज, it depends on low cost imports from the nation that the country wants to restrict, it runs counter to his endorsement of big pharma, it will reduce worldwide healthcare expenditure। तो देखो जी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि आपका जो हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो जाए, लोगों के लिए दवाइयां अफोर्डेबल हो जाए, बट अभी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स में लेकर हमें हो सकता है कुछ परिवर्तन करने पड़े, और फार्मास्यूटिकल सेंसिटिव एरिया है और उस पर ऑलरेडी यहाँ पे स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रहा है कंट्री एक्स, तो ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि एक जगह पे तो वो चाह रहे हैं कि आप ड्रग प्राइसेस को कंट्रोल करें, और दूसरी तरफ जो है आप इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगा रहे हैं, आप कंट्रीज के जो इंपोर्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आयरनी देखने को मिल रही है कि जो लो कॉस्ट इंपोर्ट्स आपके पास आ रहे हैं, अगर आप उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, उन पे भी ड्यूटीज लगाते हो, दैट इज गोइंग टू बी एन इरोनिकल सिनेरियो। थोड़ा सा सवाल जो है ना ये पेचीदा है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पहली बारी में शायद समझ में ना आए, बट आप ओवरऑल पैसेज की थीम को समझेंगे तो केवल एक यही आयरनी आपको देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा यूजीसी नेट 2025 जून एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।